वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जनरल साइंस में एक नया टॉपिक जुड़ा है, विज्ञान में भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया इन साइंस। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पूरा टॉपिक डिटेल से पढ़ना, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी एक दो कुछ वीडियोस हैं जिसमें बहुत शॉर्ट फॉर्म इसको समझाया हुआ है, लेकिन ये नया टॉपिक जुड़ा है। साथ में इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी जो 2020 एनईपी 2020 है, इसके अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। आगे वाले जो भी टेक्स्ट बुक्स है उसमें भी इसको सम्मिलित किया जाएगा। इसके लिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 100% आने की संभावना रहेगी। इसके अलावा बता दूं, इसके सोर्स के रूप में मैंने कुछ पार्ट्स का एनसीईआरटी से लिया है, कुछ इसकी एक शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, हमारी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ज्ञान गरिमा सिंधु करके एक त्रैमासिक पत्रिका आती है, उसके अंतर्गत इसका एक विशेषांक आया था। इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, मैंने इससे इसको पूरा लिया है, जिसमें आपको प्राचीन से लेकर अभी वर्तमान तक जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा की विज्ञान को देन रही है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विज्ञान में भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। टॉपिक है वो मोस्टली ये है कि भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली जो विज्ञान के संदर्भ में क्या है वो पढ़नी है हमें, यानी विज्ञान को हमें क्या क्या देन दी है भारतीय ज्ञान परंपरा ने। लेकिन उससे पहले हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि जो पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है वो क्या होती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीकेएस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम भी जिसको हम कहते हैं। तो पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का मतलब क्या होता है कि वह ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव, प्रयोग और अवलोकन से विकसित हुआ है, उसे पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है। यानी जो प्राचीन समय में हमारे ऋषियों मुनियों ने, जो भी पूर्वजों ने जो ज्ञान विकसित किया है, उस ज्ञान का उन्होंने अनुभव भी किया, प्रयोग भी किया, अवलोकन भी किया। उसके आधार पर हम अब उस ज्ञान का जो वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, वो हमारी पारंपरिक ज्ञान प्रणाली होती है, जो कि लिखित रूप में भी है, कुछ मौखिक रूप में भी, यानी कुछ ग्रंथ लिखे हुए हैं तो लिखित रूप में है, कुछ लोगों ने बोलकर भी समझाया है, जो आगे निरंतर बढ़ती जा रही है तो मौखिक रूप में भी है। यह प्रकृति पर आधारित है। ध्यान रखना, ये पूरी तरह से नेचर से जुड़ी हुई है और हमारे सतत विकास में भागीदारी होती है। तो प्रकृति पर आधारित है, ये ध्यान रखना। पारंपरिक ज्ञान प्रणाली क्या होती है? प्रकृति पर आधारित होती है। अब हमने देख लिया कि पारंपरिक ज्ञान प्रणाली क्या है। अब हम भारत के संदर्भ में इस पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का अध्ययन करते हैं। तो भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली क्या है? भारतीय ज्ञान प्रणाली को हम भारत आईकेएस के रूप में जानते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है, उसे हम भारतीय ज्ञान प्रणाली भी बोलते हैं, और जिसे हम आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से जाने वाले हैं। भारत की जो पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है वो वैदिक साहित्य, चरक संहिता व सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों पर आधारित एक व्यापक और प्राचीन ढांचा है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ सकते हैं कि भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या है। तो भारत की जो पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है वो वैदिक साहित्य, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों पर आधारित एक व्यापक और प्राचीन ढांचा है। यह विज्ञान के प्रति समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिसमें हम गणित, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान जैसे क्षेत्रों को अध्ययन करते हैं। आईकेएस है वो ब्रह्मांड की प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण और मानव प्रकृति सामंजस्य के प्राचीन ज्ञान पर भी हमें प्रकाश डालती है। इसके अलावा जो आईकेएस एक समय परिरक्षित टिकाऊ दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है, जो आधुनिक विज्ञान पद्धतियों का पूरक है और समग्र विकास का लक्ष्य करती है। यानी जो भारतीय ज्ञान पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है, जो कि प्राचीन ज्ञान पर आधारित है, वो आधुनिक जो विज्ञान है उसको जोड़कर आधुनिक विज्ञान को मजबूत बनाती है। जैसे पुरानी जितनी भी औषधि हैं, जिनके आधार पर जितनी भी एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, जो चिकित्सा है, वो सब पारंपरिक ज्ञान प्रणाली पर आधारित है। इसके अलावा ये हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत दृष्टिकोण प्रदान करती है, और जैसे शल्य चिकित्सा है, योग है, ध्यान है, मनन है, इन सारी ये सब पुरानी परंपराएं हैं, जो पुराने दृष्टिकोण हैं, इससे आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों को मजबूत बनाने का और उनके हमारा जो समग्र विकास है उसमें सहयोग प्रदान करती है। तो स्टेटमेंट के रूप में आपसे ये पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा में इसका हम महत्व देखें तो इसको इसलिए इम्पोर्टेंस दी जा रही है क्योंकि इसको एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपरा को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया है, क्योंकि यह जो वेदों, उपनिषदों, आयुर्वेद, गणित और योग जैसे प्राचीन भारतीय
बौद्धिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत का समावेश है। इसके लिए वो एनसीईआरटी ने इसको अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समाहित किया है कि अभी जो आने वाले जो छात्र हैं उनको हमारे वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, हमारे आयुर्वेद के ज्ञान के बारे में और योग ध्यान के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी बौद्धिक वैज्ञानिक और कैसी सांस्कृतिक विरासत है। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान से भी इसका संबंध है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में हम किसका विज्ञान में देखें तो हम जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित जैसे क्षेत्रों के विकास विस्तृत क्रम को सम्मिलित करते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा प्राचीन भारतीय वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों पर आधारित एक समृद्ध वैज्ञानिक और हॉलिस्टिक प्रणाली है, ध्यान, जो कि योग, आयुर्वेद, पर्यावरण संतुलन, खगोल विज्ञान और नैतिकता के माध्यम से वर्तमान समय की जो मुख्य रूप से समस्या है, जलवायु परिवर्तन और मानसिक अशांति है, उसका समाधान प्रदान करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट देन विज्ञान की में क्या हो गई इसकी, भारतीय ज्ञान परंपरा की, कि यह योग, आयुर्वेद, पर्यावरण संतुलन, जिसकी आज के जो विश्व है, आज की जो आधुनिक की जो युग है, उसमें इसकी बहुत अधिक जरूरत है, क्योंकि लोग मानसिक अशांति से, जलवायु जो परिवर्तन है जैसी समस्याओं से बहुत अधिक पीड़ित हो रहे हैं, तो उनके समस्या समाधान प्रदान करती है। आधुनिक विज्ञान में इसका जो महत्व है वो इसका उद्देश्य क्या है, ये इसके मुख्य बिंदु हमें देखने हैं। तो प्राचीन ज्ञान जो था, दर्शन है, विज्ञान है, जैसे इसमें गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान मुख्य रूप से आती है, और जो कला है उसका पुनरुद्धार और संरक्षण करना, इसके लिए आधुनिक युग में इसको वापस से बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसके अलावा जो छात्र हैं उनको भारत के समृद्ध इतिहास और नैतिक मूल्यों से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणाली का विज्ञान के लिए क्या उद्देश्य है, तो भी यही उद्देश्य आएंगे। तो आपको इसके उद्देश्य पता होने चाहिए कि आईकेएस के क्या उद्देश्य हैं, इसकी विषय वस्तु क्या है। मुख्य रूप से इसकी विषय वस्तु हम देखें तो वेदों, उपनिषदों, महाकाव्य जो हमारे हुए हैं, पुराण हुए हैं, उनमें आयुर्वेद से जो ज्ञान है वो आधुनिक शिक्षा में व्यवहारिक और नैतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यानी आधुनिक जो शिक्षा है उसको व्यवहारिक बनाता है, उसको समझ योग्य बनाता है। प्राचीन ज्ञान से हमें पता चलता है कि ऋषि मुनि किस तरह से योग, ध्यान, मनन करके अपने अंदर की जो शक्ति है उसको विकसित करते थे। तो ये सारे जो ज्ञान है हमें यहाँ से मिलता है। इसके लिए भारतीय ज्ञान परंपरा इसका मुख्य विषय वस्तु है वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों, पुराणों, आयुर्वेद से ज्ञान को आधुनिक शिक्षा में महत्व देना। इसकी अब हम देख रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है भारतीय ज्ञान परंपरा की विज्ञान के लिए। तो इसकी इम्पोर्टेंट है मुख्य रूप से समस्या समाधान, मानवीय मूल्य और समग्र विकास पर केंद्रित है। किस किस पर? समस्या समाधान, मानवीय मूल्यों, समग्र विकास पर केंद्रित है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब हम मुख्य रूप से देखते हैं कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है, उसका विज्ञान के किन किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है और इसमें विज्ञान के लिए क्या देन है। तो सबसे इम्पोर्टेंस है इसकी गणित और खगोल विज्ञान। गणित और जो खगोल विज्ञान है जो प्राचीन युग से आई है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं और इसे आधुनिक युग से कैसे जोड़ा जाता है। तो गणित और खगोल विज्ञान प्राचीन समय से भारतीय ज्ञान परंपरा का अभिन्न अंग है, जिसमें विभिन्न ऐसे बिंदुओं को अंकित किया गया है जिनका सीधा संबंध गणित और खगोल विज्ञान से है। तो सबसे पहले हम देखें कि वैदिक युग, जो हमारा सबसे पुराना युग और हमारे ऋषि मुनियों का युग माना जाता है, उसका सबसे प्रसिद्ध साहित्य था जो कि 400 ईसा पूर्व आया था, जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। पूछा जा सकता है सूर्य सिद्धांत के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा ज्योतिषीय ज्ञान को संजोया गया है। तो सूर्य सिद्धांत में हमें क्या मिलता है? ज्योतिषीय ज्ञान को देखने को मिलता है, जिसकी बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है पुराने लोगों में भी, और आजकल वापस से एस्ट्रोनॉलॉजी का या एस्ट्रोनॉमी का वापस से क्रेज बढ़ रहा है, जो हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा की देन है। कोण की त्रिज्या का उपयोग, कोण की त्रिज्या का जो उपयोग किया जाता है, जो एक इम्पोर्टेंस है, जो पृथ्वी की त्रिज्या के लिए इम्पोर्टेंस है, हमारी धुरी के लिए इम्पोर्टेंस है, एक महत्वपूर्ण खोजों में से एक है जो किसमें मिलती है? सूर्य के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। तो ध्यान रखना, वैदिक युग का सिद्धांत सूर्य सिद्धांत और कोण की त्रिज्या का उपयोग इसके तहत ही विकसित किया गया है। इस समय के जो मुख्य खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे उनमें एक आर्यभट्ट है जो कि 476 ईसा पूर्व हुए थे। फिर इनके दो प्रसिद्ध शिष्य, एक तो बराहमीर है जो 587 ईसा पूर्व हुए, और एक भास्कर प्रथम है जो कि 600 ईसा पूर्व
हुए हैं। तो आप ध्यान रखना, इनके क्रम भी आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहला कौन सा गणितज्ञ आया, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। सबसे पहले आर्यभट्ट, फिर बरहमीर और फिर भास्कर प्रथम। 3 मुख्य वैज्ञानिक थे। इनमें इसके अलावा एक ब्रह्मपुत्र भी है जो कि खगोल विज्ञान में खगोल शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध विशेषज्ञ माने जाते हैं। तीनों इम्पोर्टेंट हैं, चार जितने भी साइंटिस्ट हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करें सबसे पहले आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में कौन नहीं जानता। आर्यभट्ट एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने गणित में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दी, बहुत अधिक योगदान दिया। इसके अलावा खगोल विज्ञान में भी इनका बहुत अधिक योगदान है। तो आर्यभट्ट ने त्रिकोणमितीय फलन बनाए थे, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा साइन का विचार प्रस्तुत किया था और पाई का भी इन्होंने अनुमान दिया था। किसने? आर्यभट्ट ने। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी के घूमने व सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की जो सटीक गणनाएं थी वो भी किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। द्विघात गणित में देखें तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां भी इन्होंने ही दी थी। तो आर्यभट्ट के द्वारा जो भी कार्य किए गए उनको आपको ध्यान रखना है, आर्यभट्ट ने क्या क्या कार्य किए थे। इसके अलावा आर्यभट्ट ने ब्रह्मगुप्त जो एक वैज्ञानिक हुए थे, ब्रह्मगुप्त थे, उनके साथ मिलकर दशमलव प्रणाली और शून्य की खोज की थी। तो आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने मिलकर दशमलव प्रणाली और शून्य की खोज की थी। इन्होंने समकालीन बीजगणित और अंकगणित के लिए आधार के रूप में कार्य किया और उन्नत बीजगणित का विकास यानी एल्गोरिथम का विकास, बीजगणित का जो विकास हुआ था वो किससे हुआ है? ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट के प्रयासों से हुआ था। तो आर्य के ब्रह्मगुप्त ने भी अलग से एक सिद्धांत दिया था, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो ब्रह्मगुप्त के द्वारा पूछा जा सकता है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने दिया था। इसमें उन्होंने बताया था शून्य, ऋणात्मक संख्या और द्विघात समीकरणों के समाधान जैसे गणितीय विचारों को प्रस्तुत करने वाली पहली पुस्तक थी। ध्यान रखना, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जो पुस्तक थी वो शून्य, ऋणात्मक संख्या और द्विघात समीकरणों के समाधान जैसे गणितीय विचारों के संबोधित करने वाली पहली पुस्तकों में से एक थी। तो इसके अलावा है कुछ उसी टाइम में 800 ईसा पूर्व लगभग सुलभ सूत्र दिए गए थे जो कि 800 से 600 ईसा पूर्व थे, निर्मित संगठित किए गए थे, जो कि ज्यामितीय, गणितीय और खगोलीय अवधारणाओं को सम्मिलित किया गया है। पूछा जा सकता है सुलभ सूत्र क्या है? तो ज्यामितीय, गणितीय व खगोलीय अवधारणाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा कुछ भारतीय गणितज्ञ और हुए थे जिन्होंने ज्यामितीय, बीजगणित और त्रिकोणमिति के विकास में भी योगदान दिया था, जिनमें से एक गणितज्ञ है महावीर। जैन गणितज्ञ हैं जिन्होंने बीज गणित, ज्यामितीय और क्रम परिवर्तन आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे। महावीर द्वारा लिखे गए ग्रंथ बीज गणित, ज्यामिति और क्रम परिवर्तन महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो ये हमने 800 ईसा पूर्व तक की बात देख ली। अब हम वर्तमान में बात करें तो 14वीं और 16वीं शताब्दी में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रयास किए गए थे, जिनमें केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ने कलन, अनंत श्रृंखला विस्तार और त्रिकोणमिति के विकास में योगदान दिया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान से जोड़ के पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। यानी केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ने कलन, अनंत श्रृंखला विस्तार और त्रिकोणमिति के जो विकास है उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी गणित का बहुत अधिक विस्तार हुआ था। इसमें कुछ एक गणितज्ञ हुए थे जिनमें मुख्य रूप से समृद्ध गणितज्ञ और खगोलीय विरासत के रूप में माधव और नीलकंठ सोमयाजी मुख्य रूप से माने जाते हैं, जो कि 1444 से 1545 ईस्वी में इनका लेखन दिखाई देता है। एक और थे संगम ग्राम गणितज्ञ जिन्होंने त्रिकोणमितीय, श्रृंखला विस्तार सहित कलन की प्रारंभिक अवधारणाएं भी विकसित की थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो गणितज्ञ हमारे वर्तमान तक हुए थे उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिनमें आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, इनके बारे में पढ़ना आपको इम्पोर्टेंट है। अब है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान के रूप में हम देखें तो ध्यान रखें पृथ्वी की गणनाएं, पृथ्वी की सूर्य ग्रहण, चंद्र घटनाएं, पृथ्वी का घूमना, ग्रहों की गति, इन सबको खगोल विज्ञान के अंदर हम अध्ययन करते हैं। तो भारतीय खगोल विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है, जिसमें वेदों और सिद्धांतों जैसे प्राचीन ग्रंथों में खगोलीय घटनाओं का अवलोकन किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद थे, उन्होंने सौर मंडल के सूर्य केंद्रित प्रतिमान और ग्रहों की कक्षाओं की गणना विधियों ने आधुनिक खगोलियों की समझ को विकसित किया था। इसमें मुख्य रूप से वैज्ञानिक हुए थे भास्कराचार्य, जिन्होंने ग्रहों की गति और ग्रहणों को समझने में योगदान दिया था। तो दो, एक तो आर्यभट्ट ने और एक भास्कराचार्य ने ग्रहों की गति और ग्रहणों को समझने में योगदान दिया था। तो ये ग्रह खगोल विज्ञान के
कुछ इम्पोर्टेंट रोल थे। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि गणित और खगोल विज्ञान में प्राचीन ज्ञान परंपरा का क्या योगदान था। आगे हम बात करें आयुर्वेद और चिकित्सा, जो कि आज के युग में भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अभी लोग जो वापस से हर्बल और आयुर्वेद की तरफ भाग रहे हैं, ये सब भी हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की देन है, या वेदों और ऋषियों की देन है। जिसमें हम पहले देखें आयुर्वेद। आयुर्वेद में हम देखें तो भारतीय वैज्ञानिक पहलुओं के साथ विभिन्न प्रकार की जो चिकित्सा प्रणाली विकसित हुई है, उनमें से आयुर्वेद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम जैसे एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, लेकिन ये सारी जो विकसित हुई हैं, यूनानी है, ये सब आयुर्वेद से ही आई हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है? आयुर्वेद है। इसका शाब्दिक अनुवाद क्या है? जीवन का विज्ञान। ध्यान रखना, आयुर्वेद का अनुवाद पूछा जा सकता है जीवन का विज्ञान। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में है सुश्रुत संहिता और चरक संहिता। आयुर्वेद की सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सी है? सुश्रुत संहिता और चरक संहिता है, जिनमें विशेष रूप से आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। इनमें क्या बताया गया है कि आयुर्वेदिक उपचारों से मालिश, अभ्यंग, विषहरण, पंचक्रम और आहार संबंधी हस्तक्षेपों सहित उपचारों की जानकारी दी है। इन पुस्तकों में किसी विशेष रूप से ये बताया गया है। इन उपचारों का उद्देश्य है स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और शरीर के भीतर संतुलन और सद्भाव लाना है। यानी आयुर्वेद का जो उपचार होता है वो हमारे अंदर स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है, साथ में भीतर संतुलन और सद्भाव लाता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में जड़ी बूटियों, निदान और जटिल शल्य चिकित्सा के ज्ञान को आधुनिक चिकित्सा की नींव रखी है। यानी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ आज आती हैं वो कहाँ से आती हैं? चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में जो जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है उसी से प्राप्त होती हैं। इसमें मुख्य रूप से जो आयुर्वेद है उसमें 3 तत्वों को, सारे द्रव्यों के 3 तत्व, वात, पित्त और कफ के संतुलन पर ये जोर देता है। ध्यान, इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद किस पर जोर देता है? वात, पित्त और कफ के संतुलन पर जोर देता है। आधुनिक एकीकृत चिकित्सा में हम देखें तो आयुर्वेदिक पद्धतियां हैं जिनमें हर्बल उपचार के ज्ञान की कई सहायक प्रणालियां विकसित की हैं, जिन्हें आधुनिक काल में वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान के रूप में जाना जाता है। यानी जिन्होंने अलग अलग, हमें अभी हर्बल उपचार ज्ञान था उसको अलग अलग आयुर्वेद ने उनको वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान में परिवर्तित कर दिया है। इसके अलावा जो आयुर्वेद है उसमें भस्म बनाने संबंधी प्रक्रियाओं का उल्लेख है, ठीक है, जो कि कैल्सिनेशन से हमें प्राप्त होता है। यानी अभी जो कैल्सिनेशन हम बोलते हैं वो पहले ही आयुर्वेद ने बता दिया कि जो भस्म बनाई जाती है वो कैल्सिनेशन की प्रक्रिया है। जो 3 दोष बताए गए हैं, कौन कौन से? वात, पित्त और कफ है। उनकी अवधारणा कैसे आई? तो आयुर्वेदिक शास्त्र को 3 दोषों वात, पित्त और कफ या जैव ऊर्जाओं के बीच संतुलन के रूप में मानता है, और यह विश्वास करता है कि इन दोषों में असंतुलन की बीमारी ही कारण बनता है। यानी मुख्य रूप से आयुर्वेद में यही बताया गया है, जब शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों में असंतुलन हो जाता है तो ही हमारे अंदर बीमारियां जन्म लेती हैं। तो आयुर्वेदिक उपचार का उद्देश्य जीवन शैली और आहार में बदलाव और संतुलित करके शारीरिक बीमारियों को नैसर्गिक उपचार यानी प्राकृतिक माध्यम से ठीक करना है। ये इम्पोर्टेंस है आयुर्वेदिक उपचार का उद्देश्य भी। तो ये हमने आयुर्वेद के बारे में देख लिया, जो कि आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब है शल्य चिकित्सा तकनीकें। शल्य सर्जरी जो हम बोलते हैं आज के ज़माने में, जो शल्य चिकित्सा है वो कहाँ से आई है? शल्य चिकित्सा तकनीक है वो सुश्रुत संहिता ग्रंथ से आए हैं, जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद सर्जरी और अन्य शल्य चिकित्सक प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन है। जिसका महान आयुर्वेदिक चिकित्सक किसको माना जाता है? सुश्रुत को माना जाता है। किसने दिया था? सुश्रुत ने दिया था। तो शल्य चिकित्सा तकनीकों के विकास में सुश्रुत का सबसे इम्पोर्टेंट योगदान है। पूछा जा सकता है शल्य चिकित्सा तकनीक में किसका योगदान है? सुश्रुत का है। इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद सर्जरी के बारे में उसी टाइम बता दिया था। शल्य चिकित्सा में जो सुश्रुत है, जिन्हें हम सर्जरी का जनक भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, सर्जरी का जनक कहते हैं इन्हें, जिन्होंने 2600 साल पहले ही लगभग मोतियाबिंद की सर्जरी, शल्य का उपयोग करके राइनोप्लास्टी, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में और शल्य चिकित्सा प्रशिक्षण उन्नत प्रक्रियाओं के दस्तावेज के बारे में बता दिया था। तो ये शल्य चिकित्सा के बारे में सबसे अधिक बताने वाले कौन थे? सुश्रुत थे, जिनके सुश्रुत संहिता ग्रंथ में मिलता है, और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद सर्जरी के बारे में बताया था, और ये सर्जरी के जनक भी इनको बोला जाता है। अब हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से किस तरह से हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा प्रणाली संबंधित है? तो प्राचीन काल में भारतीय वैज्ञानिकों ने पदार्थों और ऊर्जा के सिद्धांतों के बारे में बता दिया था। ये भौतिक विज्ञान के विभिन्न पक्षों की खोज थी। परमाणुओं, जिसको
जिसे कणाद ने बताया था। इसकी अवधारणा 5 तत्वभूतों का सिद्धांत भी भारतीय भौतिक वैज्ञानिकों के विकास के केंद्र रहा है। भारतीय दर्शन की न्याय व वैशेषिक परंपराओं में पदार्थ और गति को समझने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें हम मुख्य रूप से हम देखें तो भौतिक विज्ञान में धातु इंजीनियरिंग, धातु वास्तु इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जैसे प्राचीन भारत में धातु विज्ञान और इंजीनियरिंग में क्या योगदान है। प्राचीन भारत में उच्च गुणवत्ता वाली जो धातुओं के उत्पादन किया जाता था, जिसका सबसे अच्छा प्रमाण महाराष्ट्र में उच्च तापमान तक पहुंचने वाली लोहे पिघलाने वाली भट्टियों से हमको मिलता है। यानी महाराष्ट्र में उच्च तापमान तक भी पहुंचने वाली लोहे पिघलाने वाली भट्टियां मिली हैं, जो कि धातु विज्ञान और इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस बताती है। इसके अलावा वास्तु और इंजीनियरिंग से भी जुड़ा हुआ है, यानी जो विशेष कला है, विशेष प्रकार की इमारतें हैं, मंदिर हैं, ये भी हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा की देन है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान नगर नियोजन, जल प्रबंधन जैसी जो तकनीक विकसित हो गई थी, वो विज्ञान इंजीनियरिंग की समझ को ही दर्शाते हैं। इसके अलावा परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणालियां विकसित हो गई थी, जैसे सीढ़ीदार कुएं। ये सब प्राचीन ज्ञान परंपरा की देन है। इसमें मुख्य रूप से जैसे गुजरात में रानी की वाव बनी हुई है, जो स्थायी जल संरक्षण को बढ़ावा देती है। इसके अलावा हम जो नेहड़ है, जोहड़ है, इनका अध्ययन करती हैं, ये भी सारी प्राचीन ज्ञान परंपरा की देन है। मंदिरों में हम देखें तो तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो एक उन्नत वास्तुशिल्प कला का उदाहरण है। इनके सिद्धांतों व वास्तुकला को प्रदर्शित करती हैं, जिनकी संरचनात्मक स्थिरता व सुंदर कलाकृतियों के लिए अध्ययन इनका किया जाता है। तो ये भी किसकी देन है, ये सब प्राचीन ज्ञान परंपरा की देन है। तो वास्तु इंजीनियरिंग में भी और इसके अलावा धातु विज्ञान इंजीनियरिंग में भी प्राचीन ज्ञान परंपरा का इम्पोर्टेंस होती है। अब है हम रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जो कि रसायन शास्त्र जानी जाती है, जो भी रसायन प्राप्त हुए हैं वो सब प्राचीन ज्ञान परंपरा की ही देन है। तो इसमें मुख्य रूप से जैसे हमने धातुओं खनिजों का निष्कर्षण देखा, मूल अयस्कों से धातु को प्राप्त करना सीखा, ये सारी क्रियाएं कहाँ से आई, प्राचीन ज्ञान परंपरा से ही प्राप्त हुई हैं। तो धातुओं और खनिजों रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन इसमें मुख्य रूप से सम्मिलित है। इनका मुख्य उद्देश्य मूल अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करना और अमरता के अमृत का विकास करना था। क्या था, मूल अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करना और अमरता के अमृत का विकास करना, ये रसायन विज्ञान का मूल उद्देश्य था। मुख्य रूप से आयुर्वेदिक जो पुस्तक है उसमें प्राकृतिक अवयवों से औषधि बनाने की जो विधियां हैं उनका वर्णन है, जिसे हम औषधि रसायन विज्ञान भी कहते हैं। तो आयुर्वेदिक पुस्तकों में जो औषधि रसायन विज्ञान के नाम से मिलती है, वो भी प्राकृतिक अवयवों से औषधि जो आज भी काम आती है। इन विधियों में हम निष्कर्षण, शुद्धिकरण, निर्माण की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, जो समकालीन औषधि रसायन विज्ञान तथा औषधि उद्योगों में मुख्य रूप से उपयोग की जाती हैं। इसके अलावा पदार्थों के आसवन, उर्ध्वपातन, मिश्र धातु बनाने व शुद्धिकरण वाली जो प्रक्रियाएं हैं, वो भी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। वो सभी भारतीय ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक हुए थे नागार्जुन, जिसने इसके बारे में बताया था। यानी कुछ और वैज्ञानिक थे, लेकिन नागार्जुन का नाम सबसे फेमस है पदार्थों के आसवन, उर्ध्वपातन और मिश्र धातु बनाने वाले वे रासायनिक विधियों की खोज में। इसके अलावा रसायन को हम धातु विज्ञान से भी जोड़ सकते हैं, जिसे हम मेटलर्जी कहते हैं, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। तो प्राचीन भारतीयों को धातुओं जैसे सोना, लोहा, जिंक आदि का हम निष्कर्षण और मिश्र धातु बनाते हैं उसका ज्ञान था, जिसका मुख्य रूप से इसका उदाहरण मिलता है दिल्ली का लोह स्तंभ और नागार्जुन द्वारा रचित रस रत्नाकर। ध्यान रखना, इसमें उन्होंने नागार्जुन जो थे, उन्होंने रस रत्नाकर ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें उन्होंने मिश्र धातुओं और निष्कर्षण धातुओं के निष्कर्षण के बारे में बताया था। इसके अलावा दिल्ली का लोह स्तंभ, जिसपे आज भी जो लगभग 1600 शताब्दी से पूर्व का माना जाता है, जिसपे आज भी जंग नहीं लगता है, वो एक रसायन का ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। जीव विज्ञान की हम देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा में जीव विज्ञान विशेष रूप से वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान जैसे क्षेत्रों की गहरी समझ सम्मिलित है। इसमें चरक संहिता में औषधीय पौधों और उनके गुणों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। भारतीय विद्वानों ने पशु प्रजातियों का वर्गीकरण, उनके व्यवहार का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया है। ये सब जीव विज्ञान की देन है। जीव विज्ञान, एनवायरमेंट साइंस, पर्यावरण विज्ञान, जिस जो प्रकृति से हम जोड़ते हैं पर्यावरण विज्ञान को, वो भी प्राचीन ज्ञान परंपरा की देन है, जिसमें समग्र दृष्टिकोण जो हमारा विश्व का है
वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो पर्यावरण विज्ञान में क्या देन है? वैदिक परिस्थिति और संधारिता के गांधीवाद सिद्धांतों में भारतीय ज्ञान परंपरावली प्रकृति के साथ मनुष्य के अंतर संबंधों पर बल देती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, पर्यावरण विज्ञान में क्या मिलता है कि प्रकृति के साथ मनुष्यों के अंतर संबंधों पर ये बल देती है। वसुदेव कुटुंबकम, जो आज की वापस से जैसे विश्व का महागुरु बनने जा रहा है भारत, एक पूरा विश्व हमारा एक परिवार है जैसी जो अवधारणा है, वो वैश्विक पारिस्थितिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो पर्यावरण के साथ सद्भावना को भी बढ़ावा देती है। प्राचीन ज्ञान में निहित भारत की प्रचलित स्वदेशी प्रथाएं जैसे कृषि, जैव विविधता संरक्षण, संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए ये स्थायी दृष्टिकोण प्रदान करती है। और आधुनिक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए इन प्रथाओं को तेजी से पुनः पहचान कर इनका उपयोग करके प्राथमिकता दी जा रही है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणाली का पर्यावरण विज्ञान में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारी जो भी कृषि है, जैव विविधता संरक्षण हम करते हैं, संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करते हैं, ये सब कहाँ से जुड़ा हुआ है? भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जिसे हम वापस से आधुनिक युग है, आधुनिक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए हम काम में ले रहे हैं। इसी के अलावा हम पर्यावरण को अगर पृथ्वी विज्ञान के साथ भी हम जोड़कर देखें तो पारंपरिक ज्ञान में जैसे हमारा जैव विविधता संरक्षण था, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता थी, कश्मीर घाटी का निर्माण है, जैसे भूवैज्ञानिक परिवर्तनों को हम समझ सकते हैं। पर्यावरण और जीवन विज्ञान को हम देखें तो पर्यावरण में भारतीय परंपरा ने हमें कृषि, मौसम विज्ञान और इकोलॉजी के सिद्धांतों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो कि प्रकृति के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ध्यान रखना, पर्यावरण से भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणाली पूरी तरह से जुड़ी हुई है। जो हमारी कृषि है, मुख्य रूप से हमारी जो प्रकृति का संरक्षण है, वो भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा की ही हमें देन है, जिस पर आज विज्ञान काम कर रहा है। योग और ध्यान, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, योग और ध्यान, जिस पे आज पूरी दुनिया टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि अभी जो भी स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता है, लोगों के अंदर बहुत अधिक जन्म ले लिया है। तो आज इसने वापस से पूरे विश्व में अपना धाके जमा लिए। जो हमारे पुराने वेद हैं, उनमें ऋषि मुनि हैं, उन्हीं की ये देन है। योग की ऐतिहासिक जड़ें प्राचीन भारत से ही देखी जाती हैं। पतंजलि के जो योग सूत्र हैं, वो शास्त्रीय ग्रंथ योग के मूल तत्वों के विचार तकनीकों का वर्णन करते हैं। योग और ध्यान से समान स्वास्थ्य के लाभकारी अभ्यास के रूप में मान्यता मिलने के बाद दुनिया भर में इसे व्यापक रूप से माना जा रहा है। योग के लगातार अभ्यास से सहन शक्ति, संतुलन और शक्ति में सुधार होता है। अर्थात योग तनाव, चिंता और अवसादग्रस्तता के समग्र स्वास्थ्य सुधार के लक्षणों में सहायक होता है। यानी जो अभी लोग बाग अधिकतर तनाव, चिंता से ग्रस्त हैं, डिप्रेशन से ग्रस्त होते हैं, उन सबसे जो छुटकारा मिलता है वो किससे मिलता है? योग और ध्यान से हमें मिल रहा है। आज का एकीकरण हम देखें, आज की एकीकरण में देखें तो जैसे जो शिक्षा मंत्रालय है, मुख्य रूप से 32 समर्पित केंद्रों के माध्यम से आधुनिक शिक्षा में आंतरिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी के सक्रिय रूप से एकीकृत कर रहा है, और नगर नियोजन, जल प्रबंधन, रसायन शास्त्र जैसे क्षेत्रों में अंतः विषयक अनुसंधान पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो आज मुख्य रूप से इसलिए इस भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणाली को विज्ञान से जोड़ा गया है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने इसमें मुख्य रूप से काम करना शुरू कर दिया है। तो आधुनिक युग में इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए। अभी एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसको वापस से जोड़ा है, जिससे विद्यालय स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक के सभी क्षेत्रों में भारतीय ज्ञान परंपरा के एकीकरण पर बल दिया गया है। इसलिए ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत अधिक हो जाती है। और एक स्टेटमेंट के रूप में देख लो, चाहे आप क्वेश्चन कथन कारण के रूप में आपसे ये क्वेश्चन इस से 100% और बड़ा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से विद्यार्थी को जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक समग्र विश्व दृष्टिकोण प्रदान करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षण संस्थाओं द्वारा उच्च शिक्षा में एकीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत के विश्वविद्यालय, कॉलेज पहले से ही बड़ी संख्या में पारंपरिक ज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम भी चला रहे हैं। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसके क्या उद्देश्य हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय ज्ञान परंपराओं को समकालीन उपायों से जोड़ने का महत्व अधिक व्यापक रूप से स्वीकारा जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF और हनीवी नेटवर्क दो ऐसे भारतीय प्रयास हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा पर
समुदाय आधारित नवाचारों को अभिलेखित, प्रमाणित और उनका समर्थन करने का प्रयास करते हैं। दोनों नेटवर्क आपको याद होनी चाहिए, पूछा जा सकता है, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणाली को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान के साथ जोड़कर अधिक संधारणीय तकनीकें, रचनात्मक स्वास्थ्य सेवा समाधान और शहरी नियोजन रणनीतियां बनाने में उपयोग किया जा रहा है, जहां मानव समृद्धि और पर्यावरण संतुलन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसके तहत हमारे जो 2 आईआईटी सेंटर हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से है आईआईटी कानपुर, जो भारतीय ज्ञान प्रणाली को अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। यानी अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए आईआईटी कानपुर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा की जांच करके से अकादमिक पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और बहुविषयक शोध परियोजनाओं में प्रभावी रूप से सम्मिलित करना है। इसका यूज क्या है, ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य इन्होंने रखा है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास भी इस पर काम कर रहा है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणाली केंद्र भारत की प्रचुर वैज्ञानिक, तकनीक और सांस्कृतिक विरासत पर गहन अध्ययन के लिए एक जीवंत केंद्र के रूप में काम कर रहा है। दोनों के उद्देश्य और दोनों कौन कौन से 2 आईआईटी हमारे काम कर रहे हैं उन पे आपको पता होना चाहिए, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास। अब इसका निष्कर्ष कि भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणाली ने जो विज्ञान को देन दी है, उस पर हम क्या कुछ तथ्य है, वो फैक्ट है, वो निष्कर्ष हम इसका निकाल सकते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणाली मूल अवधारणाओं से संबंधित प्रथाओं को उजागर करके हमें उनकी प्रभावशीलता को बताती है। उन पर हम शोध करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करके समकालीन मुद्दों को हम इसको हल कर सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में समकालीन नवाचार को प्रेरित करने के लिए भी किया जाता है। तेजी से बदलते प्रौद्योगिक संचालित समाज और दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन की गुणवत्ता और सामुदायिक कल्याण के लिए भी इसका इम्पोर्टेंस है। सारे स्टेटमेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके निष्कर्ष आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरह से स्टेटमेंट बना के पूछे जा सकते हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली दुनिया को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में भी देखती है। प्रकृति के साथ सद्भावना, सामंजस्य में रहने के महत्व पर भी इसमें जोर दिया जाता है। तो ये भी इसकी एक इम्पोर्टेंस है, यानी प्रकृति पर भी ये आधारित है, प्रकृति में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट निभाती है। इसके अलावा योग, आयुर्वेद जैसे अभ्यास समग्र स्वास्थ्य, प्रकृति और उसके तत्वों के प्रति श्रद्धा व कल्याण के ध्यान को केंद्रित करती है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में अंतर्निहित वैज्ञानिक अवधारणाओं को जब दर्शन और आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा जाता है तो मानव कल्याण में सुधार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। यानी ध्यान रखना, इस तरह से ये पूरी तरह से जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है विज्ञान को एक समग्र रूप प्रदान करती है। अभी हम अगर भारतीय ज्ञान परंपरा की वर्तमान में प्रासंगिकता देखें कि वर्तमान में हमें क्या प्रभाव, इस फायदा इसको मिला है, तो हम देखें कि इससे हमारी स्थायी जीवन शैली, सस्टेनेबिलिटी को इसमें हमें प्राप्त हुई है। यानी भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकृति के अनुकूल हमें जीवन शैली को बढ़ावा देती है। यह उपयोग आधारित संस्कृति के विपरीत पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के उचित उपयोग पर बल देती है, जो कि वर्तमान जलवायु संकट के लिए आवश्यक है। एक इम्पोर्टेंट है इसकी, यानी पूछ सकते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणाली है उसकी विज्ञान की वर्तमान में प्रासंगिकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल इसी तरह से क्वेश्चंस आपसे अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो स्थायी जीवन शैली को ये बढ़ावा देती है। दूसरा हम देखें हमारे मानसिक और जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको भी बहुत अधिक बढ़ावा देती है। यानी योग, आयुर्वेद और ध्यान जो है वो भारतीय परंपरा के अभिन्न अंग हैं जो आज में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपनाए जा रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी ये सही करती है। तीसरा है शिक्षा और कौशल में, शिक्षा और कौशल एजुकेशन और स्किल में किस तरह से ये बढ़ावा देती है। तो एनईपी 2020 के तहत हम देखें भारतीय ज्ञान को शिक्षा में शामिल किया जा रहा है ताकि छात्रों का नैतिक, सांस्कृतिक और आलोचनात्मक सोच को विकसित किया जा सके। अब इसके अलावा नैतिक मूल्य हैं हमारे, उनको भी बढ़ावा देती है। नैतिक मूल्य में हम देखें जैसे हमारी जो परंपरा है वो वसुधैव कुटुंबकम की है और सर्वे भवन्तु सुखिनी है। इसके माध्यम से सामाजिक सद्भाव, भाईचारा और शांति को बढ़ावा देती है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। विज्ञान गणित में इसका हम देखें तो प्राचीन ग्रंथों जैसे सुश्रुत संहिता, खगोल विज्ञान में ज्ञान के जो बीज हैं वो आज भी आधुनिक विज्ञान को दिशा दे रहे हैं। आज जो आधुनिक विज्ञान है वो आज भी इसी से डेवलप हो रही है। इसके अलावा योग, मनोवैज्ञानिक विज्ञान, इसमें भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। योग और ध्यान के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को उन्नत करने की जो प्राचीन विद्या है आज एक वैश्विक विज्ञान बन चुकी है। तो ये भी इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अलावा सतत विकास,
सस्टेनेबिलिटी जो हमारी है उसमें भी भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणाली हमें बहुत अधिक योगदान दे रही है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर विकास की बात करती है, जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान कर सकती है। तो ध्यान रखना, जितने भी पॉइंट मैंने भारतीय ज्ञान परंपरा के वर्तमान में हमें क्या फायदा मिलते हैं वो बताए हैं, उनको जोड़कर आपसे पूछे जा सकते हैं। सतत विकास, योग और मनोवैज्ञानिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान है, जीवन शैली है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य है, योग ध्यान है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि विज्ञान को भारतीय ज्ञान परंपरा की ही देन है, जिन्हें आज बहुत अधिक अपनाया जा रहा है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान प्रणाली एक समग्र दृष्टिकोण, हॉलिस्टिक अप्रोच देती है, जहां ज्ञान का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि सर्वजन हिताय और पर्यावरण संरक्षण है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है विज्ञान के साथ? सर्वजन हिताय यानी सबका हित हो और पर्यावरण संरक्षण है। यही भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणाली है, उसकी विज्ञान को देन है, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा डिटेल में पूरा अच्छे से समझा दिया है। वर्तमान प्रासंगिक तथ्य से जोड़ के बता दिया है, क्योंकि आपसे स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना अधिक रहेगी। अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारा जो साइंस का नया टॉपिक जुड़ा था, मैंने उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझा के पढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो, ताकि उनका भी फायदा मिल सके। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तो भी जिसमें हम एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाय बाय।